नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मिथिलांचल जिस तरह मछली और मखाने के लिए प्रसिद्ध रहा है, कभी यह चोरों के उत्पात के लिए भी उतना ही बदनाम था। मिथिला नरेश चोरों के उत्पात से तंग आ चुके थे। चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के आगे सवाल या निशान आ खड़ा हुआ था। बाजार, गली, मोहल्ला, कोई स्थान सुरक्षित नहीं था। किसी ने बाजार में कुछ खरीदा और उस सामान को बगल में रखकर प्याव पर पानी पीने लगा। पानी पीकर बगल से सामान उठाने लगा तो देखा उसका सामान गायब। रोज दरबार में महाराज के सामने कोई न कोई फरियादी अपनी ऐसी ही शिकायत के साथ उपस्थित होता। महाराज को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वे चोरी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए आखिर कौन सा कदम उठाएं। अपने खुफिया तंत्र के शीर्ष अधिकारी से इस प्रसंग में कई बार बातें कर चुके थे, लेकिन कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया था। एक दिन दरबार के समापन पर महाराज ने गोनू झा को रोक लिया। सभी दरबारियों के चले जाने के बाद महाराज गोनू झा के साथ राजमहल की फुलवारी की ओर निकल गए। गोनू झा समझ रहे थे कि महाराज किसी गंभीर समस्या पर विचारमग्न है। वे महाराज के साथ मूक बने फुलवारी में टहलते रहे। इसी तरह कुछ समय व्यतीत हुआ। एक स्थान पर महाराज रुके और गोनू झा से बोले, पंडित जी, मिथिलांचल में चोरों का उत्पात बढ़ता ही जा रहा है, जिससे राज्य की बदनामी हो रही है। चोरों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। मेरे निर्देशों के बावजूद राज्य का खुफिया तंत्र पूरे मिथिलांचल में फैले चोरों के संगठित गिरोह का उद्भेदन करने में विफल रहा है। आप समझ सकते हैं कि जिस राज्य में प्रजा की जान माल की सुरक्षा नहीं, उस राज्य के राजा के प्रति प्रजा की निष्ठा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपने एक बार मिथिलांचल को ठगों की चपेट से कुशलता पूर्वक उबारा है। आप ही कोई ऐसा उपाय करें कि मिथिलांचल से चोरों का आतंक सदा के लिए मिट जाए। गोनू झा ने पूरी गंभीरता से महाराज की बातें सुनी। कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, आपका आदेश पालन मेरा कर्तव्य है। आपने अभी अभी कहा है कि पूरे मिथिलांचल में चोरों का संगठित गिरोह सक्रिय है। आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, कृपा कर बताएं। महाराज ने गोनू झा से मिथिलांचल में हो रही चोरी की घटनाओं के बारे में खुफिया जांच के निष्कर्षों का जिक्र करते हुए कहा, अधिकांश चोरी की घटनाएं एक जैसी हैं। ये घटनाएं रात के प्रथम प्रहर में या चौथे प्रहर में घटित हो रही हैं। रात के प्रथम प्रहर में आम घरों के पुरुष चौपाल आदि में व्यस्त रहते हैं और महिलाएं बर्तन वासन, चूल्हा चौका में व्यस्त रहती हैं। चोर इसी व्यस्तता का लाभ उठाकर घरों से कीमती चीजें उड़ा लेते हैं। मिथिलांचल के अनेक गांवों में रात के चौथे प्रहर में भी चोरी की घटनाएं दर्ज की गई हैं। यह ऐसा समय है जब घरों में लोग गहरी नींद में सोए होते हैं। चोर घर के दरवाजे की कुंडी न जाने कैसे खोल लेते हैं और घर में प्रवेश कर माल असबाब उठाकर ले जाते हैं। ये चोरियां इतनी चालाकी से की जाती हैं कि किसी के हाथ कोई सुराग नहीं आता कि चोरियां कैसे की गई। चोरों चकों का मन इतना बढ़ गया है कि अब राज्य के कई इलाकों से राजनी की घटनाओं की खबर भी आ रही है। यदि अब भी हम सचेत नहीं हुए और प्रजा को चोरों के कहर से निजात दिलाने के लिए ठोस उपाय नहीं किया तो प्रजा का हम पर भरोसा उठ जाएगा। महाराज की बात सुनकर गोनू झा गंभीर हो गए और उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, मुझे सोचने का कुछ मौका दीजिए। मगर महाराज ने गोनू झा की बात अनसुनी करते हुए कहा, पंडित जी, मौका चौका का वक्त नहीं है। वक्त है कुछ करने का। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यह आप सोचिए। मुझसे अथवा राजकोष से आपको जैसी भी सहायता चाहिए मिलेगी। आप अभी से चोरों के उत्पात से राज्य को बचाने का काम प्रारंभ कर दें। मैं अभी महामंत्री से कहकर यह आदेश निर्गत करवा देता हूं कि गोनू झा जिस किसी भी अधिकारी से किसी तरह की सहायता मांगे तो उन्हें वह सहायता अविलंब मिलनी चाहिए। गोनू झा के लिए अब कुछ भी बोलना असंगत था। महाराज से आज्ञा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़े। चलते चलते गोनू झा सोच रहे थे, इतने बड़े मिथिलांचल में चोरों के संगठित गिरोह का उद्भेदन कोई साधारण बात तो है नहीं। जो काम राज्य का प्रशिक्षित और संगठित खुफिया तंत्र कर पाने में असमर्थ रहा, उस काम को मैं अकेले कैसे अंजाम दूंगा। महाराज ने कह तो दिया है कि राज्य का कोई भी अधिकारी किसी भी तरह के सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहेगा, मगर जब कोई सूत्र हाथ लगे तब न किसी तरह के सहयोग की बात उठेगी। इसी गुन धुन में गोनू झा लगे हुए थे कि एक आदमी कुछ लंबे डग भरता हुआ उनके पास से गुजर गया। इस आदमी ने घुटने के ऊपर धोती बांध रखी थी, लेकिन उसका शरीर नंगा था।
और शायद तेल लगा हुआ था जो नीम अंधेरे में चमचमा रहा था। उस आदमी का यह हुलिया गोनू झा को कुछ अजीब सा लगा। अब तक वह आदमी बाजार जाने वाली राह पर मुड़ गया था। लगभग 2 फरलांग की दूरी पर बाजार था, जहां फल, सब्जियां, मछली, चावल, दाल, मसाले आदि रोजमर्रे की चीजों की दुकानें थी। एक दो दुकानें सुनारों ने भी खोल रखी थी जो सोने और चांदी के आभूषण बेचा करते थे। अचानक गोनू झा के दिमाग में संदेह पैदा हुआ कि अभी अभी जो व्यक्ति उनके पास से तेज कदमों से गुजरा है वह चोर हो सकता है। इस संदेह के पैदा होते ही उनके कदम बाजार वाली सड़क की ओर बढ़ गए। गोनू झा अभी बाजार में प्रवेश भी नहीं कर पाए थे कि अचानक पकड़ो पकड़ो जाने न पाए का शोर बाजार की एक दुकान से उभरा। कई लोग बाजार की सड़क पर दौड़ लगाने लगे। एक दो दुकानदार लाठी लेकर अपनी अपनी दुकानों से निकल आए। गोनू झा जब उस स्थान पर पहुंचे जहां इस तरह का हंगामा हो रहा था, वहां गोनू झा को पता चला कि एक आदमी बाजार में तेज कदमों से चलता हुआ आया और एक महिला के गले से सोने की मटर माला झटक कर भागने लगा। महिला के शोर मचाने से एक राहगीर ने उस भागते हुए आदमी को पकड़ना चाहा, लेकिन उस आदमी के शरीर पर इतना अधिक तेल चुपड़ा हुआ था कि वह फिसलकर निकल भागा। अभी गोनू झा महिला से मटरमाला छीने जाने की घटना के बारे में सुन ही रहे थे कि पूरे बाजार में सनसनी सी फैल गई। चोरों ने कई दुकानों के गल्ले से सारे पैसे बटोर लिए थे। गोनू झा को यह समझते देर नहीं लगी कि योजनाबद्ध तरीके से चोरों के संगठित गिरोह के सदस्यों ने बाजार के कई दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम देकर वे वहां से चलते बने। यह चोरों के बढ़े मनोबल का प्रतीक था। पूरे बाजार में चहल पहल और सैकड़ों लोगों की आवाजाही के बीच एक चोर एक महिला के गले से सोने का आभूषण झटक लेता है। इस अप्रत्याशित घटना से लोगों का ध्यान बनता है। बाजार में खलबली मचती है। दुकानदारों का भी ध्यान बनता है। सबके सब उस महिला के साथ हुए वारदात के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। मानवीय कमजोरी का अनुमान चोर गिरोह के सदस्यों को पहले से था। जैसे ही दुकानदारों का ध्यान बनता है, घात लगाए चोर बिना अवसर गंवाए दुकानदारों के गल्ले पर हाथ साफ करके बाजार में मची अफरा तफरी का लाभ उठाकर आराम से निकल जाते हैं। गोनू झा बाजार में घूमते हुए हर उस दुकान के पास रुकते हैं जहां चोरों ने आंख बंद डिब्बा गायब का खेल खेला। उनका दिमाग स्थितियों को समझने और चोरों को सबक सिखाने के उद्देश्य से लगातार सक्रिय रहता है, इस उम्मीद में कि कहीं कोई सुराग मिल जाए। चलते टहलते लोगों से बतियाते गोनू झा थक गए। बाजार की अफरा तफरी समाप्त हुई। घटना के बाद से जैसे बाजार बेनूर हो गया। अंततः थके हारे गोनू झा अपने घर लौट आए। हमेशा ताजा दम दिखने वाले गोनू झा को हताश और परेशान सा देखकर पंडिताइन बेचैन हो गई, मगर गोनू झा की गंभीर मुख मुद्रा देखकर वह कुछ पूछने का साहस नहीं कर पाई। गोनू झा हाथ मुंह धोकर पीढ़ा पर बैठ गए और पंडिताइन ने भोजन परोस दिया। 2-4 निवाला अन्न ने ढंग से खाकर गोनू झा उठ गए और बिस्तर पर जाकर लेट गए। पंडिताइन ने उन्हें देखा, मगर गोनू झा के चिंतन की मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पंडिताइन को अपनी ओर ममता भरी दृष्टि से ताकते देखकर गोनू झा की तंद्रा भंग हुई। उन्होंने पंडिताइन से कहा, दिया बुझा दो और सो जाओ, थक गई होगी, मैं कुछ देर बाद सोऊंगा। पंडिताइन ने कुछ पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि गोनू झा ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत करते हुए कहा, सो जाओ, बाद में बात करेंगे। बेचारी पंडिताइन करती भी क्या। गोनू झा के निर्देश के अनुसार दिया बुझाया और गोनू झा के बगल में आकर सो गई। दिन भर की थकी मांदी होने के कारण पंडिताइन को जल्दी ही नींद आ गई, मगर गोनू झा की आंखों में नींद कहाँ। बाजार में घटित हुई क्रमबद्ध चोरी की घटना उनकी चेतना पर आच्छादित थी और महाराज का यह अनुनय कि वे कुछ भी करें मगर राज्य में चोरों का सफाया होना चाहिए, बार बार उनके दिमाग में कौंध रहा था। अजीब इत्तेफाक की बात थी कि महाराज ने उनसे राज्य में चोरों के उत्पात का जिक्र किया और उसके कुछ देर बाद ही चोरों की आतताई हरकत गोनू झा की आंखों के सामने आ गई। चोरों के उत्पात की समस्या कितनी गंभीर है, इस बात से गोनू झा काफी उद्वेलित थे, लेकिन उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि चोरों पर काबू कैसे पाया जाए। चोरों पर काबू पाने की तरकीबें सोचते सोचते गोनू झा ने करवटों में रात गुजार दी। सुबह में खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंकों ने उनके शरीर को सहलाना शुरू किया, तब उन्हें नींद आ गई। चिड़ियों के कलरव के स्वरों से पंडिताइन की नींद खुली। गोनू झा को बेसुध सोया देख पंडिताइन ने समझ लिया कि गोनू झा देर रात तक जगे रहे हैं, वरना इस समय तो वे प्रभात फेरी के लिए निकल जाते
और शौच मैदान करके पोखरी में डुबकी लगाकर लौट आते। पंडिताइन ने उन्हें जगाया नहीं और अपनी दिनचर्या में लग गई। सूरज ने पूरब का कोना छोड़ा। खुली खिड़की से आती धूप की गर्मी के कारण गोनू झा की नींद खुली। उन्होंने खिड़की के पल्लू को सटा दिया और बिस्तर पर पड़े रहे। पंडिताइन ने उन्हें जगा देखकर पूछा, दरबार नहीं जाना क्या? गोनू झा ने कहा, अभी नहीं, मन थका सा है। तबीयत ठीक रही तो शाम को महल चला जाऊंगा और महाराज के दर्शन करके लौट आऊंगा। पंडिताइन गोनू झा के पास आई और उनके शरीर को तलहथी से स्पर्श कर जानना चाहा कि कहीं उन्हें बुखार तो नहीं है, लेकिन शरीर का तापमान सामान्य देखकर वह आश्वस्त हो गई और बोली, लगता है हरारत है, बहुत दिन हो गए दरबार से घर करते हुए। ठीक ही है, थोड़ा आराम कर लीजिए। गोनू झा पत्नी की बात सुनकर मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। बिस्तर पर पड़े पड़े ही गोनू झा को याद आया कि एक बार एक चोर को उन्होंने गच्चा दिया था, घर के तमाम जेवर पेड़ पर टंगे होने की बात कहकर। पेड़ पर ततैये के छत्ते को ही चोर ने जेवर की पोटली समझ लिया और पेड़ पर चढ़कर पोटली झटकने की कोशिश में ततैये के दंश का शिकार हुआ, जिससे पेड़ पर वह अपना संतुलन बनाए नहीं रख सका और गिर पड़ा। ऊंचाई से गिरने के कारण उसके पैर की हड्डी टूट गई। गोनू झा ने पड़ोसियों को बुलाकर पहले तो उसकी धुनाई कराई, बाद में हवालात भिजवा दिया। घटना की याद आते ही गोनू झा बला की फुर्ती से बिस्तर से उठे, नहा धोकर तैयार हुए और जल्दी जल्दी जलपान करके तेज कदमों से दरबार की ओर चल दिए। रास्ते में गोनू झा चोरों को काबू में करने के उपाय के बारे में सोचते रहे। दरबार में पहुंचकर गोनू झा अपने आसन पर चुपचाप बैठे रहे। सभा की कार्यवाही में उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। महाराज ने उन्हें एक दो बार उचकती निगाहों से देखा भी, मगर विचारमग्न देखकर उन्हें टोका नहीं। गोनू झा की मुद्रा देखकर महाराज भाप गए कि पंडित जी निश्चित रूप से उनसे कुछ परामर्श करना चाहते हैं। सभा की कार्यवाही के समापन के बाद महाराज अपने कक्ष में चले गए और एक प्यादे को भेजकर गोनू झा को अपने कक्ष में बुलवा लिया। महाराज ने गोनू झा को अपने पास बैठाया और पूछा, क्या बात है पंडित जी, बहुत गंभीर है। गोनू झा ने बिना किसी भूमिका के महाराज से कहा, महाराज 3 साल पहले मेरे घर से एक चोर पकड़ा गया था। उसे ग्रामीणों ने हवालात भिजवा दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि वह चोर अब कहां है। गोनू झा के सवाल से महाराज मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि गोनू झा मिथिलांचल को चोरों से निजात दिलाने के काम में जुट गए हैं। मन में यह ख्याल आते ही महाराज ने द्वारपाल को आज्ञा दी, नगर कोतवाल को अविलंब मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए कहो। थोड़ी ही देर में नगर कोतवाल घबराया सा महाराज के समक्ष उपस्थित हुआ। वह भयभीत था कि बीती रात उसके क्षेत्र के बड़ा बाजार में चोरों के गिरोह ने मिलकर अभूतपूर्व उत्पात मचाया और दुकानदारों की लाखों की नकदी लेकर चंपत हो गया। जरूर महाराज उस घटना के बारे में उससे दरियाफ्त करेंगे। मगर कक्ष में उसके प्रवेश करते ही महाराज ने उससे कहा, पंडित जी जो पूछे बताओ, जो कहे वह करो, अभी से तुम इनके मातहत हो। यह कहते हुए महाराज कक्ष से बाहर चले गए। अब गोनू झा के सामने नगर कोतवाल हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी भयभीत मुद्रा देखकर गोनू झा ने उससे कहा, अभी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस जो पूछूं सच सच बताना। इतना कहकर गोनू झा ने अपनी बात का प्रभाव देखने के लिए कोतवाल को ऊपर से नीचे तक निहारा। उनकी दृष्टि और भंगिमा से कोतवाल भीतर ही भीतर कांप गया। गोनू झा ने पूछा, कल रात तुम कहां थे? थर थर कांपते हुए कोतवाल ने कहा, पंडित जी मुझे माफ करें, अब ऐसी गलती नहीं होगी। कल मैं सुरक्षा प्रहरियों को काम बताकर नौटंकी देखने चला गया था कि बड़ा बाजार में वह कांड हो गया। मुझे अवसर दे, तमाम उचक्कों की नाक में नकेल डालकर आपके कदमों में ला पटकूंगा। मुझे माफ कर दे, फिर कभी काम में ऐसी लापरवाही नहीं करूंगा। कोतवाल की बात सुनकर गोनू झा मन ही मन मुस्कुराए, लेकिन प्रकट रूप में उन्होंने कहा, काम में लापरवाही करने वाले लोग तुम्हारी तरह ही लंबे चौड़े वादे करते हैं। वे कुछ और बोलते कि कोतवाल ने गोनू झा के पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, पंडित जी एक मौका दे, मेरे बाल बच्चों के लिए ही सही, फिर कभी कोई लापरवाही नहीं होगी। जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। गोनू झा ऐसा प्रकट कर रहे थे कि वे बड़ा बाजार में हुई श्रृंखलाबद्ध चोरी के बाबत ही कोतवाल से पूछताछ कर रहे हैं। गोनू झा की भंगिमा से कोतवाल समझ रहा था कि गोनू झा को मालूम है कि कल वह बड़ा बाजार में सुरक्षा व्यवस्था का काम
अपने माथा पर छोड़कर खुद मौज मस्ती करने के लिए निकल गया था। कोतवाल को भयभीत देखकर गोनू झा ने उससे कहा, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। काम के प्रति थोड़ी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नगर कोतवाल की जान में जान आ गई। उसे संयत होने का अवसर देने के बाद गोनू झा ने उससे कहा, 3 साल पहले भड़ौरा स्थित मेरे आवास से एक चोर पकड़ा गया था। उसकी टांग की हड्डी टूट गई थी। मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए कि अब वह कहाँ है। बड़ा बाजार चूंकि भड़ौरा तहसील में पड़ता है और वह उस इलाके का पुराना खिलाड़ी है, इसलिए तुम्हें कल रात बड़ा बाजार में हुई चोरी की घटना की तफ्तीश में भी उससे कुछ सुराग मिल जाएगा। गोनू झा का निर्देश मिलते ही नगर कोतवाल वहां से चला गया। इसके बाद गोनू झा महाराज के कक्ष से बाहर निकल गए, लेकिन द्वार पर ही एक प्रहरी ने विनम्रता से अभिवादन करते हुए उनसे कहा, महाराज फुलवारी में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोनू झा फुलवारी की ओर मुड़ गए। महाराज वहां चिंतित मुद्रा में टहल रहे थे। गोनू झा को देखकर उन्होंने कहा, कल रात की घटना के बारे में तो आपको जानकारी मिल ही गई होगी। गोनू झा ने महाराज से कहा, संयोग की बात है कि बड़ा बाजार की घटना मेरी आंखों के सामने घटित हुई। मैंने चोरों के संगठित गिरोह की सक्रियता का पता लगाने के लिए अपने ढंग से काम करना शुरू कर दिया है। मुझे विश्वास है कि मैं इस घटना में संलिप्त चोरों को खोज निकालूंगा। केवल इस घटना? महाराज ने पूछा। महाराज, ये तो शुरुआत होगी, कहीं से तो शुरू करना ही होगा। उद्देश्य तो आपके आदेश का अनुपालन ही है, गोनू झा ने उत्तर दिया। गोनू झा के इस उत्तर से महाराज आश्वस्त हुए। गोनू झा महाराज से विदा लेकर वापस अपने घर लौट आए। दूसरे दिन पौ फटते ही कोतवाल गोनू झा के घर पहुंच गया। उस समय न गोनू झा जगे थे और न उनकी पत्नी। थोड़ी देर कोतवाल गोनू झा के दरवाजे के आसपास चहलकदमी करता रहा, फिर एक पेड़ के नीचे रखी चौकी पर बैठ गया और गोनू झा के जगने की प्रतीक्षा करता रहा। लगभग घंटे भर बाद गोनू झा जगे। हाथ में लोटा लिए और कंधे पर गमछा रखे गोनू झा शौच के लिए निकले तो दरवाजे पर नगर कोतवाल को बैठा देखकर उन्होंने समझ लिया कि चोर के बारे में जानकारी कोतवाल को मिल गई है। कोतवाल ने गोनू झा को आते देखा तो चौकी से उठकर खड़ा हो गया और नमस्कार किया। गोनू झा उसे बैठे रहने का इशारा करते हुए वहां से शौच के लिए निकल गए। शौच से निवृत्त होकर गोनू झा घर पहुंचे। स्नान ध्यान के बाद नगर कोतवाल को अपने कमरे में बुलवा लिया और पूछा तो पता चल गया उस चोर का। कोतवाल ने हर्षित होते हुए बताया, हाँ पंडित जी, 3 महीने पहले वह चोर कारागार से मुक्त किया गया है। और कुछ? गोनू झा ने पूछा। जी, बस इतना ही, कोतवाल ने कहा। कोतवाल का ये उत्तर सुनकर गोनू झा आवेश में आ गए और क्रोधित स्वर में बोले, अरे तुम कोतवाल हो या भरभूजे? तुम्हारे इलाके में बिल्कुल सुनियोजित ढंग से श्रृंखलाबद्ध चोरी हुई। चोर आनंद फानन में बड़ा बाजार के बड़े दुकानदारों का सारा माल असबाब उड़ाकर ले गए। उस घटना के बारे में सुराग खोजने की कोई उत्सुकता तुम में नहीं है। नगर कोतवाल गोनू झा को आवेश में पहली बार देख रहा था। अब तक उसके मन में गोनू झा की छवि एक मस्खरे की थी, मगर गोनू झा का यह रूप देखकर उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या बोले। गोनू झा ने कहा, सुनो कोतवाल, मुझे शाम तक पूरी तफ्तीश से बताओ कि कारागार में उस चोर का आचरण कैसा था। उसके साथ और कौन कौन लोग बंद थे। कारागार में उसकी किस किस कैदी से बातचीत होती थी। उसका आम कैदियों से कैसा व्यवहार था। कारागार से निकलने के बाद वह कहाँ गया। वह मूलतः कहाँ का रहने वाला था। कारावास से निकलने के बाद वह क्या क्या कर रहा है। कोतवाल सिर झुकाए गोनू झा की बातें सुनता रहा और जब नमस्कार कर जाने लगा तभी गोनू झा ने उसे टोका, और सुनो, सादे लिबास में कुछ सिपाहियों को आसपास के गांवों के बाजारों में तैनात कर दो। उन्हें यह निर्देश दो कि वे दुकानों के आसपास की गतिविधियों पर नजर रखें, क्योंकि चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। वे कहीं भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। नगर कोतवाल वहां से चला गया। गोनू झा दरबार गए और महाराज से मिलकर उन्होंने उन्हें सूचना दी कि वे अब कुछ दिनों तक दरबार नहीं आएंगे और न बताएंगे कि वे क्या कर रहे हैं। महाराज ने उन्हें स्वीकृति दे दी। इसके बाद गोनू झा ने उन सुरक्षा प्रहरियों से संपर्क साधा जिनका उपयोग उन्होंने ठग उन्मूलन अभियान के दौरान किया था। कोषागार से उन्हें आवश्यक धन उपलब्ध कराकर गोनू झा ने उनमें से कुछ को मिथिलांचल के विभिन्न क्षेत्रों में छोटी दुकानें खोलकर बैठ जाने को कहा और कुछ को
प्याऊ बनाकर बैठ जाने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें यह निर्देश भी दिया कि इन कार्यों की व्यवस्था करके 2 दिनों के बाद वे उनके आवास पर आ जाएं। इस पूरी प्रक्रिया से निबटकर गोनू झा अपने घर लौट आए, बिस्तर पर लेट गए। थोड़े विश्राम के बाद वे गांव की तरफ निकल गए, अपने पुराने परिचितों से मिलते रहे। गोनू झा को अपने दरवाजे पर आया देख उनसे जलने वाले भी प्रसन्न हो रहे थे। गांव में गोनू झा जिससे भी मिले, उसने बड़ा बाजार हादसे का जिक्र उनसे जरूर किया। गोनू झा को समझते देर नहीं लगी कि गांव वाले चोरों की सक्रियता के प्रति सतर्क हैं। वे शाम तक घर वापस आए और बाहर ही चौकी पर बैठे बैठे नगर कोतवाल के आने की प्रतीक्षा करने लगे। शाम ढले नगर कोतवाल आया और गोनू झा को बताया कि उनके आवास से पकड़ा गया चोर कारावास में लंगरू उस्ताद के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसके साथ 3 और अपराधी उसकी कोठरी में रखे गए थे। हरखू, बसावन और विश्वनाथ, ये तीनों राहजनी के छोटे मोटे मामले में पकड़े गए थे। कारागार में लंगरू उस्ताद की पहचान 2 बड़े अपराधियों से भी हुई थी। भोजन के समय ये दोनों उसके आसपास ही बैठते थे। इनमें से एक लुटेरा ऐसा था जो लूट के दौरान घातक पैने हथियारों का प्रयोग करता था। सीमांत क्षेत्र में एक व्यापारी को लूटने के क्रम में वह पकड़ा गया था। 3 माह पहले जब लंगड़ू उस्ताद कारागार से छोड़ा गया, उसके 2 हफ्तों के अंतराल पर ये लोग भी छोड़े गए। चाकूबाज लुटेरा उस दिन ही छोड़ा गया जिस दिन बड़ा बाजार वाली घटना घटित हुई। कोतवाल ने गोनू झा को उन सबों के नाम, पता, ठिकाना आदि की सूची भी सौंप दी। गोनू झा ने नगर कोतवाल की पीठ थपथपाई और कहा, अब तुमने नगर कोतवाल की तरह काम किया है, जाओ अपने ढंग से बड़ा बाजार कांड की जांच शुरू करो। जैसे ही कोई सुराग हाथ लगे मुझे खबर करना। 2 दिन शांति से गुजरे, कहीं कोई घटना नहीं हुई। गोनू झा इन 2 दिनों में गांव में घूमते रहे और गांव वालों से कहते रहे कि वे एक बड़ा जलसा करने वाले हैं। महाराज के दरबार में विदूषक बनाए जाने के बाद वे सीधे दरबार के काम से जुड़ गए, गांव के लोगों से मिल नहीं पाए। अब महाराज से छुट्टी मांगकर वे अपने लोगों से मिलने जुलने का काम कर रहे हैं। जल्दी ही गांव भर को भोज कराएंगे। शुभ मुहूर्त देखने के बाद तिथि की घोषणा करेंगे। इसी दौरान उनके चुनिंदे सुरक्षा प्रहरी और विशेष प्रशिक्षित रुंगरूट उनके घर आते और अपने काम की जानकारी उन्हें देते। गांव के लोगों को गोनू झा बताते कि बहुत बड़ा जलसा होगा, महाराज भी इस जलसे में आएंगे। फिर एक दिन गांव में अचानक खबर फैली कि दरअसल गोनू झा को अशर्फियों से भरा गागर मिला है। हजारों अशर्फियों से भरा गागर। लक्ष्मी की इसी अनुकंपा के कारण गोनू झा जैसे निष्ठावान और सूझबूझ वाला आदमी महाराज की नजर में कोई दूसरा नहीं है। लक्ष्मी कृपा के कारण ही गोनू झा बड़ा जलसा करने की सोच रहे हैं और महाराज इस जलसे में इसलिए शामिल होंगे कि वे गोनू झा को सिर्फ दरबारी नहीं, अपना मित्र भी मानते हैं। तो हर रोज नई नई खबरें फैलती। गोनू झा के पास रंगरूटों का आना जाना बढ़ गया। एक दिन गांव वालों ने देखा, गोनू झा रेशम का कुर्ता धोती पहने सफेद घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं। गोनू झा घोड़े पर सवार होकर पड़ोस के गांव के बाजार में गए और वहां एक सादे लिबास में सुरक्षा प्रहरी की दुकान में काफी देर तक ग्राहक के रूप में बैठे। इसी तरह दूसरे दिन दूसरे बाजार में, तीसरे दिन तीसरे बाजार में गोनू झा दुकानदार बने सुरक्षा प्रहरियों की दुकानों में जाते, बैठते और वापस लौट आते। अचानक ही गोनू झा के रहन सहन में बदलाव देखा जाने लगा और हफ्ता भर में ही पूरे मिथिलांचल में चर्चा होने लगी कि गोनू झा के पास अकूत दौलत आ गई है। गोनू झा के दरवाजे पर सफेद अरबी नस्ल का घोड़ा बंधा था। ऐसा घोड़ा महाराज के घुड़साल में भी नहीं था। फिर एक दिन गोनू झा के घर के सामने वाले खेत में बड़ा सा पंडाल बनने लगा, कनात लगने लगे। मिथिलांचल के विभिन्न बाजारों में तैनात उनके दुकानदारों द्वारा विभिन्न तरह की खरीदारियां की गई और खूबसूरत डिब्बों और थैलियों में इन चीजों को ऐसे रखा गया मानो इनमें कोई बहुमूल्य वस्तु हो। ये डिब्बे गोनू झा के दरवाजे पर रखी चौकी पर रखे जाते जहां उनकी फहरिस्त बनती। फिर इस काम में इतना विलंब किया जाता कि घंटों ये चीजें चौकी पर ही पड़ी रहती। इस बीच गांव के लोग उधर से गुजरते और उन चीजों को देखने के लिए गोनू झा के दरवाजे पर मजमासा लगा लेते। जब भीड़ बढ़ती तब गोनू झा बाहर निकलते और चीखते, अरे मूर्खों, दरवाजे पर इन चीजों की प्रदर्शनी लगाना जरूरी है क्या? मेरी कोठरी में ले जाकर रखो, वहीं हिसाब किताब किया करो। फिर ग्रामीणों से बोलते, अरे भाई लोगों, ये चकमक करते डिब्बे मंगवाए हैं, यहाँ जो जलसा होगा ना, उसमें बाहर से कई महत्वपूर्ण
नामी गिरामी लोग भी आएंगे। उन्हें इन डिब्बों में मिठाई दी जाएगी। भेंट के रूप में थैलियों में मिथिलांचल का उपहार मखाना भरा जाएगा। जाइए आप लोग, जलसे के दिन तो आप सब यहाँ आमंत्रित हैं ही। जो होगा वह देख ही लीजिएगा। जाइए, अपने काम धाम में लगिए। और गांव के लोग आपस में बतियाते हुए लौटते कि जराओ थैली में मखाना। अरे उस छोटी थैली में मखाना कितना आएगा? पाव भर भी समा जाए तो गनीमत है। गोनू झा के पास दौलत क्या आ गई कि पूरा गांव को मूर्ख समझने लगे। रंगरूटों का दस्ता गोनू झा के निर्देश पर लंगड़ू उस्ताद और उसके साथियों के गांव में मटर गश्ती करता रहता था। इन गांवों में गोनू झा के जलसे की तैयारी, अचानक अशरफियों का कूट भंडार मिलने, शानदार कपड़ों में घुड़सवारी करने आदि की खबरें फैल चुकी थी। चर्चा लंगड़ू उस्ताद के कानों में पड़ी। वह गोनू झा को भूला नहीं था, भूलता भी कैसे। उनके कारण उसे अपनी एक टांग गंवानी पड़ी और 3 साल कारावास में रहना पड़ा। लंगड़ू उस्ताद ने अपने साथियों से संपर्क साधा और उन सबको गोनू झा के पास जाकर जलसे की तैयारी के सिलसिले में काम मांगने के लिए कहा। गोनू झा के पास जब कुछ अजनबी काम मांगने आए तब गोनू झा ने उन्हें गौर से देखा। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई उनके पास बांस कनात लगाने का काम मांगने आया था। मन ही मन गोनू झा ने कुछ विचार किया और उन लोगों को बांस खड़ा करने के लिए मिट्टी खोदने के काम में लगा दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद रंगरूटों ने आकर खबर दी कि कल रात से ही लंगड़ू उस्ताद के 5 साथी अपने घरों से लापता है। गोनू झा इस सूचना पर मुस्कुरा दिए और उन रंगरूटों को जहां कनात लगाए जाने की व्यवस्था हुई थी उस ओर संकेत करते हुए कहा, तुम लोग वहां मिट्टी खोदने के काम में लगे लोगों पर नजर रखो। ध्यान रहे, उनसे कोई बातचीत नहीं करोगे मगर उनकी प्रत्येक हरकत तुम लोगों की नजर में होनी चाहिए। सूरज अस्त हो चुका था। गोनू झा मुस्तैदी से कनात लगाने की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। एक आदमी माथे पर पगड़ी बांधे लंगड़ाता हुआ गोनू झा के पास आया और नमस्कार करके बोला, मालिक, सुना है कि आपके यहाँ कोई बड़ा भोज भात होने वाला है। मैं हलवाई हूँ, यदि भासन भात बनाने का काम मिल जाता। गोनू झा ने उसे देखा और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह आदमी और कोई नहीं, लंगड़ू उस्ताद ही है। उन्होंने हंसते हुए कहा, अब मेरे दरवाजे से कोई निराश नहीं लौटेगा। ये बताओ कि 2-2.5 हजार आदमी के लिए 56 पकवान बनाने के लिए कितने चूल्हों की जरूरत होगी और यह कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? लंगड़ू उस्ताद गोनू झा के सवाल से सकपका गया। बोला, मालिक, कभी इतना बड़ा जलसा के लिए काम नहीं किया है। कैसे बताएं? भात, दाल, भुजिया, पापड़, अचार, दही, तरकारी, लड्डू, बुनिया बनाने का काम जानते हैं। गोनू झा ने दरियादिली दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज से तुम पहले 56 चूल्हे बनाने के लिए मिट्टी खोदो। अकेले न कर सको तो बांस के लिए मिट्टी खोदने के काम में लगे लोगों को साथ में ले लो। फिर उन्होंने बांस लगाने के काम में लगे लोगों से कहा, अरे तुम सब सुन लो, यह हलवाई तुम्हें जो कहे वह करना। काम अच्छा होना चाहिए। मजदूरी के साथ ही भोजन और इनाम दोनों मिलेगा। समझ गए? सभी ने हामी भरी। गोनू झा मुस्कुराते हुए वहां से लौट आए। थोड़ी ही देर में लंगड़ू उस्ताद के गांव में तैनात रुंगरूट भागते हुए गोनू झा के पास पहुंचे। गोनू झा पहले ही समझ चुके थे कि क्या बताने आए हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा आसमन मिट्टी खोदने के काम में लगा है, जाओ उन पर नजर रखो। गोनू झा बहुत खुश थे। उन्हें अपनी कामयाबी का पूरा भरोसा हो गया था। तो भेजकर उन्होंने नगर कोतवाल को तलब किया। नगर कोतवाल के आने पर उन्होंने निर्देश दिया कि सादे लिबास में आज रात अपने सभी सिपाहियों के साथ वह उनके घर के आसपास चक्कर लगाता रहे। काम मुस्तैदी से होना चाहिए और पूरी गोपनीयता बरती जाए। कोतवाल को निर्देश देकर वे घर में गए और पंडिताइन को 16 श्रृंगार करने को कहा। पंडिताइन कुछ बोलती इससे पहले ही गोनू झा ने कहा कि समय नहीं है सवाल जवाब करने का। खुद में कपड़ा बदलने लगे। रेशम का कुर्ता, उसमें नगीने जड़े सोने के बटन, मलमल की धोती, पांव में जूता। पंडिताइन भी सज धज कर तैयार हो गई। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन दिनों गोनू झा क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। गोनू झा के तेवर और मुख मुद्रा से यही लग रहा था कि वे कुछ सुनेंगे नहीं। इसलिए पतिव्रता नारी की तरह पंडिताइन दूसरे आदेश की प्रतीक्षा में खड़ी हो गई। गोनू झा ने कहा, हाय, इस रूप को देख लोग गश खा जाएंगे, जरा घूंघट निकाल लो।
खुद हाथ बढ़ाकर उन्होंने पंडिताइन का घूंघट तैयार किया, जिसमें पंडिताइन का चेहरा दिखे भी और ये भी लगे कि उन्होंने घूंघट निकाल रखा है। फिर उन्होंने पंडिताइन का हाथ थामा और घर से बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने पंडिताइन का हाथ छोड़ा और साथ साथ चलते हुए वहां पहुंचे जहां पंडाल बनाने की तैयारी चल रही थी। प्रायः हर मजदूर के पास रुककर गोनू झा पंडिताइन से कुछ कुछ बताते रहे। गांव वालों की जब उन दोनों पर नजर पड़ी तब धीरे धीरे वहां भीड़ जुटने लगी। घंटे डेढ़ घंटे के बाद पंडिताइन को लेकर गोनू झा अपने घर में चले आए। सूरज ढलने के बाद काम बंद हुआ। मजदूर और रंगरूट काम बंद कर हाथ मुंह धोने के लिए तालाब की ओर निकल गए। गोनू झा अपने चुनिंदा सुरक्षा कर्मियों के साथ अपने घर के बाहर वाले कमरे में चले गए। यह वही कमरा था जिसमें खूबसूरत डिब्बे और थैलियां सजाकर रखी गई थी। रात को गोनू झा के दरवाजे पर छोटे भोज का दृश्य था। रंगरूट, सुरक्षा प्रहरी और मजदूर के वेश में आए लोग भोजन कर रहे थे। जब सोने की तैयारी शुरू हुई तब गोनू झा ने लंगड़ाकर चलने वाले हलवाई से कहा, भाई, तुम ईमानदार, मेहनती और निष्ठावान व्यक्ति लगते हो। जमाना बहुत खराब है, इधर आओ। डिब्बे और थैलियों वाले कक्ष में ले जाकर उसे खड़ा किया और कहा, देखो, इस कक्ष में लाखों का सामान पड़ा है। दीवार के किनारे एक के ऊपर एक बोरे रखे हुए थे। उन्हें दिखाते हुए गोनू झा ने लंगड़ू से कहा, भोज की तैयारी के लिए इन बोरों में चावल, दाल, आलू, प्याज आदि रखा हुआ है। इतने लोगों में तुम ही एक ऐसे आदमी हो जिसे मैं ये दिखा रहा हूँ। तुम बरामदे में सोना और इस कमरे पर नजर रखना। जमाना खराब है, क्या पता कब किसकी नियत में खोट आ जाए। लंगड़ा हलवाई ने गोनू झा की बातें सुनी तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे। उसने कहा, मालिक, हुक्म हो तो कुछ लोगों को और साथ ले लूं। लाखों की रखवाली की बात है। हम रात भर जगकर पहरा देंगे, क्या मजाल की चिड़िया भी पर मार सके। गोनू झा ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। वे लोग कैसे हैं जो तुम्हारे साथ मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे? जी मालिक, बहुत होशियार लोग हैं। अब तो दोस्ती भी हो गई है। कहें तो उन्हें ही बुला लूं? लंगड़ा हलवाई ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उन्हें ही बुला लो, लेकिन ध्यान रखना दरवाजे का ताला कमजोर है, झटके में खुल जाता है। काम की भीड़ में ताला मंगवाना भूल गया, कल मंगा लूंगा। आज रात की ही बात है। देखो, तुम पर भरोसा करके यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूं। गोनू झा वहां से मुस्कुराते हुए अपने घर में चले गए। दोपहर रात बीतने तक सन्नाटा छाया रहा। रात का तीसरा प्रहर शुरू होते ही गोनू झा के दरवाजे से धप्पा धड़ा जैसी आवाजों के साथ किसी की घुटी घुटी चीखों की आवाजें आने लगी। पंडिताइन की नींद खुली और वे गोनू झा को जगाने के उद्देश्य से गोनू झा का कंधा पकड़कर हिलाने लगी। गोनू झा सोए नहीं थे। पंडिताइन बोली, बाहर सुन नहीं रहे कि कैसी आवाजें आ रही हैं। गोनू झा बोलने लगे, अरे कोई बात नहीं है, जलसे की तैयारी चल रही है ना, तो थोड़ी आवाजें तो आएंगी ही। पंडिताइन फिर बोली, पंडित जी, लग रहा है कि द्वारा पर मार पीट हो रही है। आपको कुछ बुझाता नहीं है कि कब क्या करे। बाहर धमाचौकड़ी की आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। पत्नी की झुंझलाहट का आनंद लेते हुए गोनू झा बिस्तर से उठे, कुर्ता पहना और बोले, हाँ तो भाग्यवान, अब तुम्हें ले ही चलूं बाहर जलसा दिखाने। अब पौ फटने ही वाला है। गांव के लोग तमाशा देखने पहुंच गए होंगे। सुबह तक महाराज भी आ ही जाएंगे। अभी उनकी बातें खत्म भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। पंडिताइन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से गोनू झा की ओर देखा तो गोनू झा मुस्कुराए और बोले, सिर पर पल्लू रख लो, शुभ मुहूर्त की सूचना आ गई है। हम पति पत्नी एक साथ निकलेंगे और जलसे के खास मेहमानों का स्वागत करेंगे। पंडिताइन कुछ समझ पाती उससे पहले ही गोनू झा ने उसका एक हाथ अपने हाथ में लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। गोनू झा के दरवाजे पर बड़ी भीड़ थी। गांव में हल्ला हो गया था कि गोनू झा के घर डाका डालने के लिए डकैतों का गिरोह आया हुआ था, जिसको मजदूरों ने पकड़ लिया है। नगर कोतवाल न जाने कहां से पूरे दल बल के साथ वहां पहुंच गया और सारे डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। गोनू झा अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर आए तो ग्रामीणों में उत्सुकता जगी। वे उनकी ओर आने लगे। गोनू झा ने ऊंची आवाज में कहा, अरे कोई नहीं है क्या? हमारे गांव के लोग जलसा का मजा लेने आए हैं और यहाँ रोशनी का इंतजाम तक नहीं है। आनंद फानंद में कुछ मशालें जला ली गई। गोनू झा ने कोतवाल को बुलाया और पूछा, क्यों भाई,
नगर कोतवाल जलसा का उद्घाटन भी हो गया और न हमें खबर दी न गांव वालों को। महाराज को खबर दी या नहीं? कोतवाला बोला, जी हाँ हुजूर, महाराज जैसे ही जगेंगे उन्हें सूचना मिल जाएगी। गांव वालों को इशारा करते हुए गोनू झा ने कहा, आओ भाइयों, जब तक महाराज पहुंचे तब तक जलसा का मजा ले लो। क्या करें, अचानक शुभ मुहूर्त निकल आया, इसलिए आप लोगों के पास बुलावा भेज नहीं पाया। अब इसे ही हमारा सादर आमंत्रण समझिए। गांव वाले गोनू झा और पंडिताइन के पास पहुंच गए। पंडिताइन कुछ समझ नहीं पा रही थी कि माजरा क्या है। गांव वालों के साथ साथ वह भी चकित भरमाई सी खड़ी रही। गोनू झा लंगड़ा हलवाई के पास पहुंचे और उसका कंधा थपथपाते हुए कहने लगे, क्यों भाई, ये तुम्हारा हाथ पांव किसने बांध दिया? कोई बात नहीं, अब तुम्हारा हाथ पांव जब खुलेगा तब भात दाल भुजिया तरकारी बनाने का काम ही करना, मैं इंतजाम कर दूंगा। गम न करो, जो हुआ सो हुआ। बाकी चोरों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, तुम चाहते थे कि ये लोग तुम्हारे साथ रहें, दोस्ती हो गई थी ना, कोई बात नहीं, ऐसा ही इंतजाम करवा दूंगा कि तुम सब साथ साथ रहो, रात भर जागकर बातें करते रहना, ठीक है ना? यही इच्छा जताई थी ना तुमने? गोनू झा ने रंगरूटों को इशारे से बुलाया और ग्रामीणों के बैठने का इंतजाम करने को कहा। दरी जाजिमाई बिछाई गई। मशाल की रोशनी में गोनू झा का दरवाजा आलोकित हो रहा था, जैसे वहां वाकई कोई जलसा हो रहा हो। गांव की महिलाएं भी वहां जमा हो गई, बच्चे भी। गोनू झा बीच बीच में क्या उठते, भाइयों, उकताना नहीं, यह ऐसा जलसा है, ऐसा तमाशा जैसा तुम लोगों ने कभी देखा ना होगा। इसी तरह समय बीतता रहा। पूरब के आकाश में लालिमा छा चुकी थी। पक्षियों की चहचहाहट से दिशाएं अनुगुंजित होने लगी। मंद शीतल समीर के साथ उजास फैलने लगा। मशालें बुझा दी गई। रंगरूटों ने ग्रामीणों को शरबत पिलाया। ग्रामीण इस आस में बैठे थे कि सच में वहां कोई जलसा होगा और उसके बाद गोनू झा इन डकैतों की खबर लेंगे। महाराज वहां खुद पधारने वाले हैं, यह सुनकर भी गांव के लोगों की भीड़ जमी हुई थी। दरी जाजिम बिछ जाने से उनको सुविधा हो गई थी बैठने की। अब शरबत भी बंट रहा था। ग्रामीण उत्सुकता से बंधे बैठे थे। गोनू झा के चुनिंदा लोग सक्रिय थे। गोनू झा के दरवाजे पर बने चबूतरे पर एक आसन रखा गया। फिर दो छोटे आसन उस बड़े आसन के आजू बाजू रखे गए। इन आसनों पर मखमल के खोल वाले गद्दे बिछाए गए। अब पूरी तरह से उजाला हो चुका था। तभी कुछ रंगरूट दौड़ते हुए आए और गोनू झा के कान में कुछ फुसफुसा कर लौट गए। गोनू झा ने अपनी पत्नी की कलाई पकड़ी और ग्रामीणों से कहा, भाइयों, महाराज पधारने वाले हैं, वह एक बार इस खुशी में जयकारा लगाओ। गोनू झा जयकारा लगाने लगे। महाराज की। ग्रामीणों ने ऊंचे स्वर में कहा, जय हो। कुछ देर में ही महाराज की सवारी गोनू झा के दरवाजे पर पहुंची और जयनाद से उनका स्वागत हुआ। मुदित मन से महाराज ने आसन ग्रहण किया। उनके आजू बाजू गोनू झा और पंडिताइन बैठे। ग्रामीण भी अपने स्थान पर बैठ गए। महाराज ने धीरे से कहा, यह क्या पंडित जी, आपने तो अच्छा मजमा लगा लिया। इतनी भीड़ तो किसी सभा में भी नहीं जुटती। लगता है पूरा गांव यहां जमा है। गोनू झा ने भी धीमे स्वर में कहा, महाराज, मजमा तो अनायास लग गया है। मैंने तो मिथिलांचल को चोरों के उत्पात से छुटकारा दिलाने के प्रयोजन से अपने ढंग से अभियान चलाया था और मुझे इस अभियान की ऐसी सफलता का भरोसा भी नहीं था। लेकिन संयोग कुछ ऐसे जुटते गए कि अपने आप चोरों का एक शातिर गिरोह फंदे में आ गया। जल्दी ही अन्य चोरों की गिरफ्तारी हो जाएगी। महाराज ने मुदित मन से पूछा, मुझे बताइए पंडित जी, क्या हुआ और कैसे हुआ? गोनू झा ने कहा, महाराज, मैं सो रहा था। जो भी कुछ हुआ वह इन जवानों से मुझे भी पूछना है। यदि आज्ञा दें तो ग्रामीणों के सामने इन रंगरूटों से सारी कहानी सुनी जाए। इससे ग्रामीणों को भरोसा होगा कि आप प्रजावत्सल हैं और उनकी सुरक्षा के लिए मिथिलांचल की शासन व्यवस्था चाक चौबंद है। एक विश्वस्त रंगरूट को गोनू झा ने बुलाया और आज्ञा दी कि वह सारी घटना का विवरण दे। रंगरूट ने चोरों को जाल में फंसाने के लिए किए गए सभी यत्नों का ब्यौरा दिया। फिर बताया कि जिस कमरे में बहुमूल्य सामग्री और लाखों का सामान होने की बात कही गई थी, उस कमरे में बोरों में घुसकर रंगरूट बैठे थे। किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। यह बात या तो गोनू झा जानते थे या फिर वही रंगरूट जो बोरे में बंद थे। आधी रात के बाद चोरों ने दरवाजे का ताला झटका मारकर खोल लिया और कमरे में प्रवेश कर भीतर से कुंडी लगा ली।
ये लोग उन डिब्बों को समेटने में लग गए जिनमें कीमती उपहार होने का अंदेशा था। उसी समय बोरों में बंद सभी रंगरूट झटके से बाहर आए और उन चोरों को दबोच लिया। महाराज ने मुक्त कंठ से गोनू झा की प्रशंसा की। गोनू झा ने महाराज से कहा, महाराज, अब इस कार्य में जिन जवानों के सहयोग से सफलता मिली है, उन्हें अपने हाथों से पुरस्कार प्रदान करें। नक्शीदार डिब्बे मंगाए गए और एक एक रंगरूट और सुरक्षा प्रहरी को वे डिब्बे दिए गए। फिर बारी आई ग्रामीणों की तो उन्हें थैलियां भेंट की गई। सचमुच थैलियों में मखाना और बताशा ही थे, मगर ग्रामीण खुश थे कि महाराज के हाथों उन्हें यह उपहार मिला। महाराज वहां से विदा हुए। नगर कोतवाल सभी चोरों को लेकर हवालात पहुंचा, जहां से उन्हें कारागार भेज दिया गया। उनसे पूछताछ के आधार पर मिथिलांचल के बाजारों में सक्रिय चोरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, जिससे हफ्ते भर में ही बड़े पैमाने पर चोरों की गिरफ्तारी हुई। इस तरह चोरों की गिरफ्तारी होने से अन्य चोर या तो मिथिला से भाग गए या फिर भूमिगत हो गए। जब महीने 2 महीने तक मिथिला में चोरी की कोई घटना नहीं हुई, तब एक दिन महाराज ने दरबार में बताया कि किस तरह गोनू झा की सूझबूझ से मिथिला से चोरों का सफाया हो पाया। गोनू झा के लिए यही बहुत बड़ा पुरस्कार था।